एक छोटा गांव, कैलाश का पुराना विद्या ज्योति पुस्तकालय। ये एक छोटी पर किताबों से भरी पुरानी इमारत है। कैलाश, उसकी पत्नी गौरी और उनका बेटा अर्जुन पुस्तकालय में बैठे हैं। गौरी, इन किताबों में जो ज्ञान है वो दुनिया की किसी दौलत से कम नहीं। बस एक सपना है कि इस विद्या ज्योति को एक दिन गांव का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बना सकूं। और ये सपना जरूर पूरा होगा कैलाश। मेहनत की लौ कभी नहीं बुझती। अर्जुन बेटा, तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं देख रहा हूँ कि दुनिया कितनी बड़ी है। मुझे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, ताकि मैं इस दुनिया को समझ सकूं और इस पुस्तकालय को ऊंचाई पर ले जा सकूं। मेरा बहादुर बेटा, यही तो हम चाहते हैं। ज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। तभी गांव का मुखिया रघुनाथ, जो अब एक शक्तिशाली और भ्रष्ट नेता बन चुका है, दो गुंडों के साथ वहां से गुजरता है। रघुनाथ की नजरें पुस्तकालय की जमीन पर थीं। ओए कैलाश, अभी भी इन पुरानी पोथियों में ही उलझा है। जमाना बदल गया है। ये जमीनें अब काम की चीजों बनाने के लिए हैं, ये कागज के रद्दी ढेर के लिए नहीं। रघुनाथ जी, ये हमारा पुस्तकालय है। गांव के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इसे रद्दी मत कहिए। मैं मुखिया हूँ, जो मैं कहता हूँ वही सच है। वैसे भी ये जमीन जल्द ही मेरे काम आने वाली है, तुम तैयार रहना। रघुनाथ अहंकार से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। अगले दिन कैलाश और मोहन, जो कैलाश का दोस्त है, बात कर रहे हैं। गौरी पास ही कुछ सामग्री खरीदने जाती है। रघुनाथ की नजरें ठीक नहीं है कैलाश। सुना है उसने शहर के किसी बड़े बिल्डर से हाथ मिलाया है। मुझे पता है मोहन, पर मेरी गौरी का सपना है ये पुस्तकालय। हम इसे बिकने नहीं देंगे। वो रघुनाथ हमारे पुस्तकालय के पीछे पड़ गया है। अचानक तेज रफ्तार और अनियंत्रित बस बाजार की ओर आता है। गौरी बस की चपेट में आ जाती है। एक भयानक घटना हो जाता है। गौरी, कैलाश और अर्जुन भागकर गौरी के पास जाते हैं। गौरी, आंखें खोलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। कैलाश, मेरी तरफ मत देखो। समय निकल चुका है। मुझे बचाने की कोशिश मत करो। बस मेरी बात सुनो। अर्जुन, मेरे कलेजे के टुकड़े, जरा पास आओ। ये मेरा तुमसे अंतिम आग्रह है। ये जमीन, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है बेटा, ये हमारे पुरखों का पसीना है। इसे बिकने मत देना, किसी भी कीमत पर नहीं। याद रखना, ज्ञान ही तुम्हारी असली ढाल है, असली ताकत। और इन जालिमों के खिलाफ कानून को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। तुम्हें ही न्याय लाना होगा। वादा करो, मुझसे वादा करो कि तुम ये वचन नहीं तोड़ोगे। माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं सब बचाऊंगा। कैलाश तुरंत गौरी को पुरानी ठेला में लिटाता है और शहर के लिए दौड़ पड़ता है। जंगल का कच्चा रास्ता है। कैलाश और अर्जुन गौरी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तभी उनका ठेला कीचड़ में फंस जाता है। कैलाश कीचड़ में फंसे पहिए को निकालने की कोशिश करता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। हे भगवान, अब क्या करूं? हर पल भारी पड़ रहा है। तभी शहर के बिल्डर सेठ धनपाल की महंगी बड़ी कार वहां से गुजरती है। अर्जुन बिना देरी किए दौड़कर कार के आगे खड़ा हो जाता है। सेठ जी, कृपया रुक जाइए। मेरी माँ की जान खतरे में है। हमें अस्पताल तक पहुँचा दीजिए। क्या हुआ? ओह, तुम वही रघुनाथ के गांव वाले कैलाश हो? तुम्हारी फोटो रघुनाथ ने दिखाया था। सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हारी वो पुस्तकालय वाली जमीन इस वक्त तुम्हारी मजबूरी है। उसे नहीं बेचेंगे तो तुम अपनी पत्नी की इलाज कैसे करवाओगे? इसलिए मैं तुम्हें 1/4 दाम दूंगा। अभी कागजात पर दस्तखत करो और मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूंगा। बेहया आदमी,
मेरी पत्नी मर रही है और तू सौदेबाजी कर रहा है। तू इंसान है या शैतान? मुझे मेरा काम प्यारा है, तुम्हारी बीवी नहीं। सोच लो, अस्पताल या जमीन। आपकी मदद नहीं चाहिए हमें। आपकी दौलत से ज्यादा मेरी पत्नी की इज्जत है। हट जाओ रास्ते से। सेठ धनपाल कार तेजी से आगे बढ़ा देता है। कैलाश और अर्जुन पूरी ताकत लगाकर बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालते हैं और अस्पताल की ओर दौड़ते हैं। शाम का समय। डॉक्टर गौरी की जांच करते हैं। माफ कीजिए कैलाश जी, आंतरिक चोटें बहुत गंभीर थीं। हम उन्हें नहीं बचा सके। माँ, तुमने कहा था ज्ञान हथियार है। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं न्याय की वो ताकत बनूंगा जो सेठों और मुखियाओं को झुका देगी। गौरी की मृत्यु के बाद कैलाश पूरी तरह टूट चुका था। कुछ साल बाद अर्जुन अब 18 साल का हो चुका है। कैलाश की कमर खेतों में मेहनत करते करते झुक गई है। बारिश हो रही थी। दोनों खेत में काम कर रहे थे। बेटा, थोड़ा आराम कर ले, तुझे ठंड लग जाएगी। नहीं पिताजी, माँ कहती थी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेरा लक्ष्य अब सिर्फ खेत नहीं बल्कि न्याय है। तभी रघुनाथ मुखिया गुंडों के साथ खेत पर आता है। ओए कैलाश, पुस्तकालय वाली जमीन अभी तक खाली क्यों नहीं की? सेठ धनपाल को काम शुरू करना है। तुम्हारे पास पुस्तकालय का लाइसेंस नहीं है और ये जमीन अब सरकारी विकास योजना के तहत अवैध घोषित हो चुकी है। मुखिया जी, ये जमीन हमारी है, आप ये धोखा नहीं कर सकते। धोखा? ये रहा सरकारी नोटिस। ये जमीन अब जब्त होगी। गुंडे कैलाश को धक्का देते हैं। कैलाश जमीन पर गिर जाता है। अर्जुन गुस्से से तिलमिला उठता है। मुखिया, मेरे पिता को हाथ मत लगाना। ये जमीन माँ का सपना है और ये जब्त नहीं होगी। अबे छोटू, जब्त होगी। तुम जैसे गरीबों के पास कागज नहीं, सिर्फ आंसू होते हैं। जाओ और जमीन वापस लेने के लिए कचहरी में लड़ो। हा हा हा। अर्जुन की आंखों में माँ की यादें, पिता का अपमान और रघुनाथ का घमंड साफ दिखाई देता है। मुखिया जी, कचहरी? ठीक है, मैं कचहरी जाऊंगा, लेकिन एक मजदूर बनकर नहीं, एक ताकत बनकर जाऊंगा। रात का समय। कैलाश और अर्जुन घर के अंदर बैठे हैं। बेटा, तू पढ़ना चाहता था पर हालात ने तुझे खेतों में लगा दिया। नहीं पिताजी, अब वक्त आ गया है कि मैं शहर जाकर कानून की पढ़ाई करूं। आपने सिखाया है कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। मैं वादा करता हूं, मैं आपको कभी किसी रघुनाथ के सामने झुकने नहीं दूंगा। मैं ज्ञान का वो हथियार लेकर आऊंगा जिससे हम न्याय जीतेंगे। फिर अर्जुन और कैलाश दोनों ओर सो जाते हैं। अगले दिन शहर का बस स्टॉप पर अर्जुन और कैलाश बस का इंतजार कर रहे थे। तभी बस आती है और अर्जुन एक छोटी पोटली के साथ बस में बैठता है। कैलाश दूर तक बस को जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। फिर अर्जुन शहर पहुंचता है। वो एक ढाबा के पास जाता है। राम राम काका जी। राम राम भाई, बताइए क्या चाहिए? काका जी, मैं दूसरे शहर से आया हूँ। मुझे काम की तलाश है, तो आपसे पूछने आया हूँ, क्या आपके ढाबा में काम मिलेगा? काम? किस तरह का काम चाहिए तुम्हें? और तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं मेहनत मजदूरी का कोई भी काम कर लूँगा। हमारा गांव में एक छोटा पुस्तकालय है, मैं उसमें काम कर चुका हूँ और खेत में भी काम कर चुका हूँ। देखो भाई, मेरे ढाबे पर ग्राहक भी देखने होते हैं, साफ सफाई भी, और हाँ, बर्तन धोने का काम तो मुख्य है ही। क्या तुम इन सब के लिए तैयार हो? जी काका जी, बिल्कुल तैयार हूँ। मैं मेहनती हूँ, काम से जी नहीं चुराता। आप एक बार मौका दीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं तुरंत काम शुरू कर सकता हूँ। देखो अर्जुन, काम तो है,
एक लड़का अभी गांव चला गया है। यहाँ काम 10 से 12 घंटे का होता है। सुबह जल्दी शुरू हो जाता है और रात को ढाबा बंद होने तक चलता है। क्या तुम इतनी देर तक काम कर पाओगे? जी काका जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पैसे की बात। शुरुआत में हम तुम्हें महीने के 7,000 रुपए देंगे। इसके साथ ही तुम्हें यहीं ढाबे के पीछे सोने के लिए जगह मिल जाएगी और दोनों समय का खाना पीना हमारी तरफ से होगा। काका जी, क्या ये थोड़ा कम नहीं है? मैंने सुना था कि शहर में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। सुनो अर्जुन, ये एक सस्ता ढाबा है, कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं। 7,000 रुपये और खाना रहना, इस हिसाब से तुम्हें महीने का करीब 10-11 हज़ार रुपये बैठ जाएगा। अगर तुम काम अच्छे से करते हो, ग्राहकों से ठीक से बात करते हो और ईमानदारी दिखाते हो तो 2 महीने बाद तनख्वाह ज़रूर बढ़ा दी जाएगी। ठीक है काका जी, मैं कल से काम शुरू करता हूँ। शाबाश, यही चाहिए। एक मेहनती और भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत है। तुम अभी जाओ और रामू से मिल लो। वो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा और बता देगा कि कल से तुम्हें क्या क्या काम देखना है। कल सुबह से काम शुरू कर देना। रामू यहाँ 4 साल से काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद काका जी, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। अर्जुन मुस्कुराता है और काका जी के बताए हुए कर्मचारी रामू से मिलने चला जाता है। रामू भाई, राम राम। मेरा नाम अर्जुन है। काका जी ने मुझे काम पर रखा है। उन्होंने बताया आप यहाँ 4 साल से काम कर रहे हैं। मुझे क्या करना है आप रामू से पूछ लेना बोले हैं। राम राम भाई अर्जुन, आओ बैठो। देखो ये छोटा सा कमरा है, इसमें तुम और मैं रहेंगे। बिस्तर यहीं है, तुम्हारा सामान रख दो। ठीक है भाई, काम क्या क्या करना होगा ये बता दीजिए। काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। सुबह 5 बजे उठना होता है। सबसे पहले बर्तन और साफ सफाई, फिर चाय नाश्ते के ग्राहक आने लगते हैं तो तुम्हें ऑर्डर लेना होगा और ग्राहकों को पानी देना होगा। और बाकी समय और क्या करना होता है? दिन में खाने के समय ज्यादा भीड़ होती है, तब तो मेरे साथ रोटियां सेकने में मदद कर देना और ग्राहकों को खाना परोसना। रात में भी यही सब है, बस देर रात में ढाबा बंद होने के बाद सब कुछ चमका कर सोना होता है। ठीक है रामू भाई, मैं सब सीख लूंगा। कल सुबह से काम शुरू करता हूँ। बढ़िया, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हें रात का खाना देता हूँ। धन्यवाद रामू भाई। रात के समय अर्जुन कानून की मोटी किताबें पढ़ रहा था। अर्जुन के कपड़े पुराने हो गए थे, लेकिन उसका जुनून नया था। वो दिन भर ढाबे पर बर्तन धोता, ग्राहकों को चाय नाश्ता देता और रात को भारत का संविधान और कानूनी प्रक्रिया की किताबें पढ़ता। अर्जुन स्वयं से बातें करते हुए, माँ, पिताजी, मुझे हिम्मत देना। मुझे इस ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाना है। मुझे अपनी ज़मीन और गरीबों का न्याय वापस लाना है। 3 सालों की अथक मेहनत के बाद अर्जुन ने कानून की पढ़ाई पूरी की और शहर की एक चेंबर में वकालत की शुरुआत की। उसकी सादगी, ईमानदारी और न्याय के प्रति जुनून ने उसे जल्दी पहचान दिलाई। अगले दिन वो अपने गांव वापस आता है। एक शानदार बाइक गांव की धूल भरी सड़क पर रुकती है। वो अब एक सफल वकील है। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। रघुनाथ मुखिया भी वहीं मौजूद होता है और धनपाल भी मौजूद होता है। कैलाश बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अर्जुन, मेरा बेटा, तूने अपना वादा पूरा कर दिया। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ और इस बार मैं केवल आपका बेटा नहीं बल्कि न्याय का सेवक बनकर आया हूँ। रघुनाथ समझ गया कि अब ये वकील है तो इनसे जमीन छीनना अब मुश्किल हो सकता है। वो अर्जुन से कहता है, अर्जुन बाबू, मुझे माफ़ कर दो। सेठ धनपाल ने मुझे लालच दिया था। वो सरकारी कागजात, वो सब झूठ था। रघुनाथ जी, माफ़ी इंसानियत का धर्म है और मैं आपको माफ़ करता हूँ। लेकिन अब मैं केवल आपसे बात नहीं करूँगा, मैं उस कानून से बात करूँगा जिसने मुझे ताकत दी है। अर्जुन रघुनाथ और सेठ धनपाल के खिलाफ जमीन हड़पने और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करता है। तुम क्या कर लोगे वकील साहब? गरीबों को लड़ना नहीं आता। गरीबों को लड़ना नहीं आता होगा सेठ जी,
पर उन्हें इंसाफ दिलाना मुझे आता है। मेरी माँ ने कहा था, ज्ञान ही ताकत है। ये ज़मीन मेरे गांव की है और मेरे इसे वापस लेकर रहूँगा। ये सब सुनते ही धनपाल ने अर्जुन से माफी मांग लिया और कहा, आज से मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा। कुछ साल बाद वही पुरानी पुस्तकालय की जमीन अब वहाँ एक सुंदर गौरी शिक्षा एवं न्याय केंद्र बन चुका है।